हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से सबस्टेंस हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है और कौन से सबस्टेंस हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है। जिनमें करंट फ्लो होता है उन्हें क्या कहते हैं और जिनमें करंट फ्लो नहीं होता वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पर सबस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो वो कौन कौन से हैं देखिए, उन पे बात करते हैं। सबस्टेंस सबस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले भाग बनाया उसका कंडक्टर, दूसरा भाग बना नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर या इनको इंसुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबस्टेंस को दो भागों में डिवाइड किया, जिनमें ऐसे सबस्टेंस जिनमें करंट फ्लो हो जाता है कंडक्टर, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। कौन कौन से होते हैं नॉन कंडक्टर? जैसे कागज, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, धातु नॉन मेटल्स। ग्रेफाइट को छोड़कर। तो इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो क्यों नहीं होता है? इनमें तो करंट फ्लो होता है, उनमें नहीं होता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, न इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है न ही फ्री आयंस है। तो ध्यान रखना, करंट फ्लो हमेशा दो रीजनों से होता है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या उसमें फिर फ्री आयंस हो। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो भी उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, और अगर उसमें फ्री आयंस है तो भी उसमें करंट फ्लो होगा। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस जरूरी है करंट फ्लो होने के लिए। इसमें कोई से भी नहीं है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं फ्री आयंस है, तो फिर इनमें करंट फ्लो यानी धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, नॉन कंडक्टर। अब ये कंडक्टर्स देखिए, इनमें है ना, इनमें करंट फ्लो हो जाता है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और फ्री आयंस भी हो सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री आयंस हैं, उसी आधार पे इनको क्या करा, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। इसके पार्ट्स क्या बनेंगे? अगर इसमें मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यानी इसको कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। यानी जिसमें करंट फ्लो फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा वो मेटेलिक कंडक्टर, और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा करंट फ्लो होगा उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटल सारी कैसे होती है, कंडक्टर्स होती है, कुछों को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि कुछ मेटल्स होती है जो नॉन कंडक्टर फॉर्म दिखाती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जिनमें फ्री आयंस होते हैं। अब फ्री आयंस किस किस में होते हैं? एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स है, उनके एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट सारे क्या है, मोल्टन स्टेट हो या उनके एक्वस स्टेट हो, सब में क्या बनाते हैं, फ्री आयंस बनाते हैं, और फ्री आयंस के कारण उनमें करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिक पास हो जाती है। तो इसलिए ये होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर।
एसिड, बेस, उनके भी एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर उनमें भी फ्री आयंस बन जाते हैं, तो इसलिए वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इसमें मेटलिक कंडक्टर्स में तो क्यों करंट फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां क्या है, ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस। फिर इलेक्ट्रॉन्स इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, मेटल्स, इसमें क्या आ गई सारी, मेटल्स, इसमें क्या आ जाएंगे, सॉल्ट्स, सॉल्ट्स किसमें, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट, और क्या आ जाएंगे, एसिड और बेस के एक्वस सॉल्ट्स, ये सब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो हमने इसमें ये देखा कंडक्टर कौन है, नॉन कंडक्टर कौन है, और कंडक्टर है तो क्यों है और किस बेस पर है, उसी बेसिस पे इसके दो पार्ट्स कर दिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मेटालिक कंडक्टर, फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, ये तो कंडक्टर्स की बात थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब देखिए भाई ओम्स लॉ है क्या, ठीक है, ओम्स लॉ की यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं क्या है। यानी ओम्स लॉ क्या है, माने ओम्स लॉ एक तो ये है, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो या मेटालिक कंडक्टर हो, दोनों पे ओम्स का लॉ अप्लाई होता है। अब देखिए ये क्या है, ये तो कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है या मेटालिक कंडक्टर है, तो उसके जो कंडक्टर्स हो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जब दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो विभवांतर क्या होगा, उत्पन्न होगा, वो उसकी विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, यानी V समानुपाती I, V प्रोपोर्शनल I, या इसको लिख सकते हैं V बराबर IR, या V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा, R। अब ये V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस I क्या है, करंट है, करंट, और R क्या है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें लेते हैं, वोल्ट में, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में, और रेजिस्टेंस को ओम में, इनको इनमें मापते हैं। तो ये ओम्स लॉ है, ठीक। अब देखिए ओम्स लॉ में एक शब्द आ रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है, ये तो हमें पता है, ये भी पता है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो जब इलेक्ट्रिक पास होती है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक पास हो रही है कंडक्टर के अंदर, तो वहां पे क्या है, कोई ना कोई रुकावट बनती है, यानी कोई इसमें क्या है, कोई रुकावट उत्पन्न करता है। तो जब कोई करंट फ्लो होने में उसमें जो रुकावट उत्पन्न होगी उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट होती है उसी को कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस देखिए है क्या, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे, R से डिनोट करते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस ये है क्या, जो तार है, तार की लंबाई की तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल, लेकिन उसके एरिया के है इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो हम इसको लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल, ये क्या है, तार की लंबाई, या R इनवर्स प्रोपोर्शनल उसका एरिया। ये तो लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये क्या
ऑफ कंडक्टर्स, एरिया ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, जो तार है, तार की लंबाई, ये तार का क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर एल अपॉन ए, आर विद क्रमानुपात एल अपॉन ए लिख सकते हैं इसको। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये वाला आ जाएगा। अब ये रो आर क्या है, ये रो क्या है, रो ही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी ये है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रो को इधर ले तो क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल आ जाएगा। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक फॉर्मूला बन गए। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, आर ए अपॉन एल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए एरिया, कंडक्टर का एरिया 1 हो और लंबाई भी क्या हो 1 हो, तो क्या आ जाएगा, इफ ए बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर आ जाए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, आर बराबर रो। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, यानी अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं कि एक घन सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होगा, ये क्या है, रो। कैसे डिनोट करते हैं इसको, रो से, आर एच रो। अब देखो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखते हैं इसका, देखो क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो किसके इक्वल है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में आर इंटू ए, आर इंटू ए अपॉन ए। ठीक है, तो रो ये है, यानी जहां तार के एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर होगा। अब देखो ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और ये एरिया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो क्या बनेगा सेंटीमीटर से ये कैंसिल, तो ये बनेगा ओम सेंटीमीटर। तो ये रो की क्या आ गई, यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो। तो अगर आपसे ये पूछे कि हमें रो की यूनिट बताओ, तो रो की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की है यूनिट। इसके बाद बात करते हैं, देखो ये तो वो नंबर 1। अब सेकंड की बात करते हैं, देखो सेकंड क्या है, सेकंड है कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी क्या है, देखो कंडक्टेंस कहते हैं जो प्रतिरोध के वित्त क्रम को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं सी बराबर क्या होगा 1 अपॉन आर, कंडक्टेंस ये होती है। ठीक है, कंडक्टेंस की डेफिनेशन यहीं से निकल रही है, प्रतिरोध के वित्त क्रम को कंडक्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट पूछने लगे तो यूनिट क्या निकालेंगे आप, इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी 1 अपॉन प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, तो ये क्या बन जाएगा ओम इनवर्स या महो या सीमेन, ये लिख सकते हैं, या सीमेन, ये इसकी यूनिट है कंडक्टेंस। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो नेक्स्ट कंडक्टेंस के बाद, कंडक्टेंस के बाद आता है फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। ये क्या है? कप्पा। कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब कंडक्टेंस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रो, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन रो होगा। और ये 1 अपॉन रो किसके बराबर है? R इंटू ए अपॉन में क्या आ जाएगा? L ऊपर चला जाएगा तो L अपॉन R इंटू ए। इसकी यूनिट निकालो, L क्या होगा? सेंटीमीटर, अपॉन में R क्या है? ओम, A क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1 बचेगा तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, या और लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होगी। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये तो खत्म हुआ। अब मेन टॉपिक है ना, यहां से शुरू है। देखिए मोलर, पहले देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखिए है क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जैसे हमने एक बर्तन लिया है, कंटेनर लिया है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड ये लगाया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये लगा दिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये क्या है? इलेक्ट्रोड। इनकी लेंथ है, ये वाली लेंथ है 1 सेंटीमीटर। यानी देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी कॉल आउट्स ने हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें ध्यान से सुनना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक हमने सॉल्यूशन बनाया और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने 2 इलेक्ट्रोडों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उनको क्या कर दिया? दूरी पर उनको इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो यानी एक कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स के 1 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या कर दिया? उनको अरेंज कर दिया और इनके एरिया को कर दिया फिक्स। ठीक है, तो एक निश्चित क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं, इसमें यानी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का एक क्या मिलाते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट इसमें मिलाते हैं, तो उसके मिलाने पर जो चालकता उत्पन्न होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या करा है? कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर दिया? उनको अरेंज कर दिया और उसके सॉल्यूशन के VML में हमने इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसमें मिलाने पर उसमें जो चालकता उत्पन्न हुई है वो कह लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को EQ से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है क्या? देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू V, कप्पा इंटू V, या इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर
कप्पा इनटू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन में आ जाएगा नॉर्मल टी। ये वाला इसका फॉर्मूला है, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे फिक्स किया और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के ग्राम इक्विवेलेंट मिलाने पर जो इसमें कंडक्टेंस उत्पन्न हुई वो क्या है, उसकी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके Vml में। अब V क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में। ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये क्या है उसका ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर इसकी यूनिट निकालने के लिए आ जाए तो हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। देखो यूनिट क्या होगी इसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की होगी यूनिट। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये होती है 1/ρ, 1/ρ। और 1/ρ क्या है, 1/RA/L। L को ऊपर लेंगे तो L अपॉन क्या हो जाएगा RA, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, अपॉन में क्या आ जाएगा ओम, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स V आ जाएगा। तो ये होगा देखो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर की क्यूब है और अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट है। क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। तो देखो इससे क्या आ जाएगा ओम, ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट ये होगी, यानी हमने इसकी यूनिट रख ली, इसकी रख ली, और इक्विवेलेंट अपॉन में ये है, इसको चाहे तो अपॉन में यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें यहाँ पर। और ये ग्राम इक्विवेलेंट यानी नॉर्मलिटी है, तो इसकी यूनिट ये निकल के आएगी। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को देखो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट अलग है। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी भी सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, वही एक कंटेनर लिया, 2 इलेक्ट्रोड को, यानी एक कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का Vml ले लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको Vml मान लिया। अब इसमें हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट का एक क्या मिला दिया, एक मोल मिला दिया। तो इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल मिलाने पर इसमें जो कंडक्टेंस उत्पन्न हुई वो होगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी उत्पन्न होगी तो वो मोलर कंडक्टिविटी है। अब मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी मोल पर लीटर, तो इसकी इक्विवेलेंट यहाँ पे यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मोलर की मोल्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर मोल इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा मोल इनवर्स, इसकी ये यूनिट बनेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर कंडक्टिविटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया। अब इनका सभी का किसमें इनको अप्लाई करेंगे, कोलॉस लॉ में अप्लाई करते हैं। अब कोलॉस लॉ देखिए, अब चलते हैं कोलॉस लॉ की तरफ। तो कोलॉस लॉ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में कोलॉस लॉ को शुरू से उसको एक्सप्लेन करेंगे, शुरू से उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले उसके वेरिएशंस देखेंगे, वेरिएशंस क्या है, और वेरिएशंस को फिर जोड़ेंगे हम कोलॉस लॉ से। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।